Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about bronchial asthma. So first is definition. Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airway which is characterized by airflow obstruction, bronchial hyperactivity and a mucus production. ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? एक क्रॉनिक डिजीज़ होता है, बहुत लंबे टाइम से होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है एयरवे की. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये है हमारा नॉर्मल एयरवे. ठीक है, ये इतना वाइड ओपन होता है. ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. मीन्स ये जो है ना, यहाँ पे हमारा स्मूथ मसल्स ये सब क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा और ये सी हेयर, ये जो वॉल है वो थिक हो जाएगी और जो हमारा एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. ठीक है, अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कम हो रहा है तो पेशेंट को क्या होगा? डिस्पनिया होगा, है ना, ब्रेथलेसनेस होगा. और मेन जो इसका है कि आप जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट करोगे यू विल हेयर व्हीजिंग साउंड. ठीक है, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? ये क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कि किसका? एयरवे का. किस से कैरेक्टराइज कर सकते हैं? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, और ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मीन्स जो स्मूथ मसल से वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है. क्लियर? डेफिनेशन इज़ क्लियर. नेक्स्ट भी कम्स टू ब्रोंकियल अस्थमा. ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है इन द शॉर्ट टर्म. फर्स्ट देखो, दे विल बी इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज टू सर्टेन एजेंट्स. लाइक कुछ एजेंट्स हो, कुछ एलर्जिक हो, रिएक्शंस हो रहा है. ठीक है, किसी भी फिजिकल एजेंट से, लाइक कोई भी अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उसके बाद क्या होगा? मेन इफेक्ट होता है देयर विल बी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन. अब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेंस या फिर और इन्फेक्शन है, वो सब भी क्या कॉज करेंगे? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड है स्मूथ मसल्स का वो कम होगा और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को अल्टीमेटली क्या होगा? सीवियर डिस्पनिया, कफिंग एंड व्हीजिंग. क्लियर है? Next comes to type. There are two mainly types. First is allergic and second is non-allergic. Allergic means कुछ allergic agents की वजह से हो रहा है, लाइक डस्ट हो गया, पोलन्स हो गया, वो सब. ठीक है, एलर्जिक में भी आता है दो टाइप का हमारा, एक होता है सीजनल एंड दूसरा होता है नॉन सीजनल. ठीक है, सीजनल मान लो जैसे अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा केसेस दिखेंगे आपको ब्रोंकियल अस्थमा के. ठीक है, तो वो एलर्जिक है, मतलब आपको सिर्फ सीजन में दिख रहा है, लाइक विंटर सीजन्स में. एंड नॉन सीजनल आता है लाइक कुछ डस्ट और मिट्स, इन सब से जब हो रहा है तो वो एलर्जिक टाइप है, बट इट इज़ अ नॉन सीजनल टाइप. देन नॉन एलर्जिक में आता है हमारे इमोशनल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन सब की वजह से अगर होता है तो उसको लेंगे हम अंडर नॉन एलर्जिक. क्लियर? नेक्स्ट ईटियोलॉजी. जो ईटियोलॉजी है हमारी ब्रोंकियल अस्थमा की, इट इज़ इडियोपैथिक और वी कैन से अननोन. ठीक है, इट इज़ स्टिल अननोन बट देयर आर सम कॉजेज विच कैन प्रीडिस्पोज टू द ब्रोंकियल अस्थमा. दोज आर, फर्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, कि आप किस फैक्टर में रह रहे हो, कि वहाँ पे कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है क्या, आपको किसी चीज़ से, लाइक डस्ट है क्या, ठीक है, या फिर किसी भी स्ट्रेस की वजह से. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे आपके, ठीक है, उस सब की वजह से हो सकता है. या फिर दूसरा है जेनेटिक्स, कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, इफ़ फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है तो देयर कैन बी चांसेस कि आपको भी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है. सो दिस इज मेन ईटियोलॉजी एंड द वेरियस कॉजेज. नेक्स्ट आर द रिस्क फैक्टर, किस किस को ज़्यादा चांसेस होते हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. अगर इफ़ देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ हैविंग ब्रोंकियल अस्थमा इन द फैमिली, देन ड्यू टू सम एलर्जी, यही होता है सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर. ठीक है, मोस्टली एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा ही आपको देखने को मिलेगा. एंड उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एलर्जी वाला, लाइक डस्ट से हो सकता है, पोलन से हो सकता है, देन ड्यू टू सम एक्सरसाइज हो सकता है ना. नेक्स्ट है क्रॉनिक एक्सपोजर टू एयरवे इरिटेंट्स और एलर्जेंस. मीन्स अगर भाई एयरवे इरिटेंट से ज़्यादा एक्सपोजर आपका, ठीक है, जैसे पोल्यूशन से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्मोकिंग, उन सब से, तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रोंकियल अस्थमा. नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट है, तो उससे क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा? देयर विल बी म्यूकस प्रोडक्शन, और जो हमारी स्मूथ मसल्स है वो हाइपर एक्टिविटी शो करेंगे एंड इट कैन लीड टू ब्रोंकियल अस्थमा.
क्लियर। नेक्स्ट है ड्रग ओवरडोसेज। अगर किसी चीज़ का ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, देयर विल बी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इट कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देन अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है कि पेशेंट कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहा है कि वहाँ पे मतलब उस चीज़ से उसको एलर्जी है, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर उसका ऐसा है विच कैन कॉज ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज से ऑलरेडी आपको बताया है। सी ये जो मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है इसमें है कि अस्थमा ट्रिगर किस किस से हो सकता है। देयर कैन बी पोलन, बग्स इन द होम, केमिकल फ्यूम्स है, कोल्ड एयर, फंगस स्पोर, डस्ट, स्मोक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, पोल्यूशन, एंगर, स्ट्रेस, पेट्स। सो ये कुछ हमारे अस्थमा ट्रिगर्स है या फिर एलर्जिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा डेवलप हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इट अकर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अगर मेडिकल सर्जिकल में कोई भी डिजीज़ कंडीशन लिखते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू टू रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी तो अननोन है, लाइक कोई भी एलर्जिक है, ठीक है, लाइक पोलन से, डस्ट से, या फिर सीजनल है, ठीक है। तो ड्यू टू सम ऑफ द रिस्क फैक्टर पेशेंट को क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना, इम्यूनोग्लोबुलिन स्टिमुलेट होता है, और जब पेशेंट को एलर्जी होता है तो कौन सा स्टिमुलेट होता है, IgE होता है, ठीक है। सो जब भी कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे पेशेंट को क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, IgE स्टिमुलेंट्स प्रोड्यूस B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। IgE क्या प्रोड्यूस करेगा, B लिम्फोसाइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन होगा। मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन हुआ तो मास्ट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं साइटोकाइनेंस, देन हिस्टामिन्स, ये सब सिक्रीट करते हैं। तो अब मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन हुआ तो देयर विल बी रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स विच आर हिस्टामिन, साइटोकाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब रिलीज हो गए जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। अब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुआ तो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इन्फ्लामेशन इंक्रीज करेगा, है ना। सो देयर विल बी मोर म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, सो एयरवे रीमॉडलिंग होगा एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिया कि पेशेंट को क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगा जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और एयरवे रीमॉडलिंग होगी, या फिर बोल सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा पेशेंट को। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो आपको क्या दिखेगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, जो कि क्या क्या होता है, कफ दिखेगा, डिस्पनिया दिखेगा, एंड यू कैन सी विजिंग, विजिंग साउंड सुनेंगे, विज साउंड सुनेंगे ऑन ऑस्कल्टेशन। क्लियर है पैथोफिजियोलॉजी। सो हमने क्या देखा, कोई भी हमारे यहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से IgE स्टीम रिलीज हुआ, ठीक है, मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन हुआ, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सिक्रीट करेगा, साइटोकाइनिन्स और हिस्टामिन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगा एंड देयर विल बी इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, then airway remodeling, and you can see the sign and symptoms of asthma. Clear. Next, what are the clinical manifestations of bronchial asthma? तो जो मेन 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, these are the most common, most important and most common, जो 3 आपको दिखेंगे वो है कफ, dyspnea, difficulty in breathing and whizzing sound on auscultation, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस लगेगी, हाइपॉक्सिया, O2 कम होगा, देन नेसल फ्लेयरिंग, ठीक है, और जो स्पूटम होगा वो थिक एंड टेनिशियस, पेशेंट कैन फील द ब्रेथलेसनेस एंड देयर विल बी डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, दैट इज साइलेंट चेस्ट, ठीक है। ब्रेथ साउंड आपको डिक्रीज भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। देन यूजुअली अस्थमा अटैक ऑफन अकर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। यूजुअली आप देखोगे कि जो अस्थमा के अटैक्स आते हैं वो यूजुअली नाइट में दिखते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग में दिखते हैं, ठीक है। पॉसिबली ड्यू टू सर्काडियन वेरिएशंस दैट इन्फ्लुएंस द एयरवे रिसेप्टर थ्रेशोल्ड। क्लियर, आई थिंक दिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर क्लियर। नेक्स्ट आता है असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। आपको हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या पूछना है, फैमिली हिस्ट्री लेना है कि कोई आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा तो नहीं था, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी। देन पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, कि पेशेंट किसी एलर्जी को उसमें नहीं तो रहता है, स्ट्रेस तो नहीं है ना, पोल्यूटेंट ज़्यादा तो नहीं है, तो आपको क्या लेना है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री लेना है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री।
कि पेशेंट जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ डस्ट वगैरह तो नहीं है कि पेशेंट को जिससे एलर्जी हो। तो आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करना है जिसमें फैमिली, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, लाइक जिसमें आपको फाइंडिंग्स मिल सकता है, देयर कैन बी साइनोसिस हो सकता है ना, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, देन कफ मिलेगा आपको, देन यू कैन सी विजिंग ऑन ये ऑस्कल्टेशन, देन SpO2 मॉनिटरिंग, वाइटल्स वगैरह सब किस में चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आता है स्पूटम कल्चर, आप भेज सकते हो। देन नेक्स्ट ABG करेंगे, ABG आर्टीरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग, जिसमें आपको पता चलेगा pH क्या है, देन PCO2 क्या है, NPO2 क्या है, जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस तो नहीं है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री से यू कैन असेस द SpO2 ऑफ द पेशेंट एंड इट शुड बी मोर देन 95%। देन PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप लोग कराएंगे, जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम एंड सारा लंग कैपेसिटीज़ एंड लंग वॉल्यूम्स चेक करेंगे, ठीक है। देन पीक फ्लो मॉनिटरिंग किससे होता है, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना, इससे हम करते हैं पीक फ्लो मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया होता है, इसमें पेशेंट को यहाँ से पेशेंट ब्लो आउट हार्ड एंड फास्ट इन अ सिंगल ब्लो, मतलब पेशेंट इसमें एक्सपायर करता है और ये मीटर कितना ऊपर तक जाता है तो वो रीडिंग इसमें लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीक फ्लो मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसेंटिव स्पायरोमीटर आपने देखा होगा, दिस इज इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जिसमें क्या होता है 3 बॉल्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। इसमें क्या होता है, पिस्टन राइजेस विद ईच डीप ब्रेथ। इसमें क्या बोलते हैं, ये जो है माउथ पीस होता है, इसमें पेशेंट डीप ब्रेथ लेता है और ये जो बॉल्स है ये ऊपर उठता है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से टाइडल वॉल्यूम एंड सब आप मेजर कर सकते हो। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स विच यू हैव टू डू टू असेस अ पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट का सैचुरेशन कम हो रहा है तो यू हैव टू गिव द ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आप क्या करोगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में दे आर 2 जनरल क्लास ऑफ अस्थमा, डेट इज अ लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस होती है। लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस किस लिए देते हैं, टू अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ परसिस्टेंट अस्थमा, ठीक है। अगर पेशेंट को परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है, पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स है, तो उसके लिए जो हम देते हैं वो देते हैं लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस। देन एक मेडिकेशंस होती है डेट आर क्विक रिलीफ मेडिकेशंस, जो कि मान लो अभी अस्थमा अटैक आया और अभी के अभी हमें उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी है, तो उसके लिए देते हैं हम क्विक रिलीफ, ठीक है। जैसे नाम ही बता रहा है क्विक रिलीफ, मतलब अभी के अभी अटैक आया एंड हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी है, कि हमें अभी उसका इफेक्ट चाहिए। एक होता है लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन, कि पेशेंट को अस्थमा है एंड उसका साइन एंड सिम्टम्स आप एक लॉन्ग टर्म में ठीक करने वाले हो, क्लियर। जो शॉर्ट टर्म रिलीवर्स होते हैं उसमें आते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स, या फिर शॉर्ट टर्म, या फिर बोल सकते हैं इसको क्विक रिलीवर्स, ठीक है। फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट में क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रखा होता है ना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से हमारा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। तो हम क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जिसमें देते हैं बीटा स्टिमुलेंट्स, एग्जाम्पल सैल्ब्यूटामोल एंड टेर्बुटलिन। देन जेंथलिन अल्कलॉइड्स देते हैं, एग्जाम्पल अमीनोफाइलिन, डेरिफाइलिन एंड थियोफाइलिन। देन एंटी मुस्करेनिक ड्रग्स देते हैं, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, सेकेंड क्लास देंगे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फर्स्ट देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें आता है हाइड्रोकोड, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। देन थर्ड क्लास में देते हैं आप एड्रीनलिन, क्लियर है। ये होता है शॉर्ट टर्म रिलीवर्स या फिर क्विक रिलीवर्स इन्हें बोल सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म कंट्रोल्स देते हैं फॉर अस्थमा सिम्टम्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप इनहेलेशनल भी दे सकते हो और ओरल भी। इनहेलेशनल में आता है ब्यूटासोनाइड, आपने नेबुलाइजेशन देखी होगी। देन ओरल में रेयरली यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारा प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन।
देन ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, एग्जाम्पल मॉन्टेल्यूकास्ट। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देते हैं, जिसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा स्टिमुलेंट्स में आता है साल्मेटेरोल, फॉर्मेटेरोल, एंड एंटी IgE एंटीबॉडीज देते हैं ओमेलिजुमैब। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल्स, मतलब किसी पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म से अस्थमा है तो उसको साइन एंड सिम्टम्स चेक करने के लिए देते हैं। और शॉर्ट टर्म होता है, क्विक रिलीवर्स होता है कि अभी अटैक आया, एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट जो देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अगर अस्थमा अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब जो यूजुअली हम मेडिकेशन दे रहा है अगर उनसे अनरिस्पॉन्सिव है, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर बोथ इमरजेंसी एंड प्रिवेंशन। इमरजेंसी के लिए आप सबसे पहले बताया ऑक्सीजन देंगे अगर पेशेंट को हाइपोक्सी है, यूजुअली SpO2 मोर देन 95 या फिर 92 से ऊपर रखने के लिए। देन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, जिसमें आता है हमारा प्रेडनिसोलोन फॉर 5 डेज, ठीक है, बीइंग द सेम 2 days ऑफ डेक्सामेथासोन, ठीक है, 2 days के लिए डेक्सामेथासोन भी देंगे। ये देते हैं हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट भी देते हैं इंट्रावेनस, हैज़ बीन शोन टू प्रोवाइड अ ब्रोंकोडाइलेटिंग इफेक्ट व्हेन इन यूज्ड इन एडिशन टू अदर ट्रीटमेंट इन सीवियर एक्यूट, ठीक है, जैसे हम और जो ड्रग्स दे रहे हैं अगर उसके साथ अगर हम MgSO4 भी देते हैं तो इसका भी क्या इफेक्ट आता है, ब्रोंको डायलेटिंग इफेक्ट आता है इसका भी। नेक्स्ट है हेलियोक्स, अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन में ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन सीवियर अनरिस्पॉन्सिव केसेस। क्लियर, सो दिस मच एज अ मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, अगर ब्रोंकियल अस्थमा आपने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, स्टेटस एस्थमेटिक्स, बार बार पेशेंट को हो सकता है बार बार अस्थमा के अटैक आएंगे। देन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, इट कैन लीड टू न्यूमोनिया एंड एटलेक्सिस। एटलेक्सिस क्या होता है, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, यू हैव टू टीच द पेशेंट, एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अबाउट मेडिकेशंस कि क्या क्या कब लेना है, उनको पेशेंट को समझाना है कि आपको इन किस चीज़ से ये हो रहा है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो वो सब आपको पेशेंट को टीच करना है। देन एनवायरमेंटल कंट्रोल, वही स्ट्रेसर्स कम करने हैं, एलर्जेंस कम करने हैं, तो वही सब पेशेंट को आपको टीच करना है। और जितना आपसे हो सकता है कि लाइक पेशेंट को डस्ट से एलर्जी है तो आपको पेशेंट को वो सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने हैं जिसमें डस्ट ना हो। क्लियर। देन इवेल्युएशन, कि आप जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उससे पेशेंट को कोई इफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आपको उसे टाइमली इवेल्युएट करना है। देन प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। यूजुअली जो ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस है उसमें रेगुलर फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे चल रहा है, तो यू कैन नेवर स्टॉप कॉर्टिकोस्टेरॉइड एब्रप्टली। तो रेगुलर फॉलोअप चाहिए। अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनको हम धीरे धीरे करके कम करते हैं, एब्रप्टली स्टॉप नहीं करना। तो यही सब जो है टीचिंग आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। क्लियर। I hope this much topic is clear to you. In this class, we have studied about the bronchial asthma definition, its types, then etiology, the risk factors, pathophysiology, clinical manifestation, then diagnostic evaluations, and the treatment. I hope this topic is clear to you, and if you have any doubt, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, comment, share, and